जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भारत सरकार की एक मिनीरत्न कंपनी है और आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को एनसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑपरेटर की एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिक्रूटमेंट के लिए। ये अपने को मेन्यू में जाके और यहाँ पर कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर रोजगार दी सूचना, इसमें दो है, डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इंग्लिश एंड डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन हिंदी। वैसे आप दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में अगर आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन हिंदी में एक ये होता है कि अगर आपके इस नोटिफिकेशन में कोई भी अगर कुछ मतभेद लगता है, कुछ भ्रांति लगती है, तो इसमें अंग्रेजी को मान्य किया जाता है। तो होता है इस अंग्रेजी वाले को पढ़ के इसी में जो लिखा हुआ है उसी को अपना ज़्यादा इस पर गौर करना है। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, नोटिफिकेशन नंबर है हमेशा आगे इसी का रेफरेंस दिया जाएगा 538 डेटेड 7 अगस्त 2023। तो सबसे पहले इसमें मोटा मोटी ऊपर एनसीएल के बारे में बताया गया है और फिर उसमें इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एचएमएम ऑपरेटर्स, इन सभी को मिला के एचएमएम ऑपरेटर बोलते हैं। एचएम होता है हेवी अर्थ मूवर मशीन्स ऑपरेटर। इसमें क्या क्या है, सोल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ये सारे मिला के 7 है। और ये सभी 10 हाईली मैकेनाइज्ड जो माइंस है उनके लिए ऑपरेटर भर्ती किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, पोजीशन, माइनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन और वैकेंसी। सॉइल ऑपरेटर, डंपर, सरफेस, डोजर, ग्रेडर, पेलोडर, क्रेन सबके लिए एक ही टाइप का है। मैट्रिकुलेशन चाहिए, एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या हाई स्कूल इक्विवेलेंट जो भी हो। और साथ में दूसरी चीज़ें चाहिए, वैलिड हेवी मोटर व्हीकल ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इश्यूड बाय फ्रॉम एनी आरटीओ ऑब्लिक आरटीए ऑफ इंडियन स्टेट। किसी भी राज्य का आपके पास हेवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं आप पास होना चाहिए। कुल मिला के इनमें वैकेंसी सोयल में 35 है, डंपर में 221, सरफेस माइनर ऑपरेटर 25 है, डोजर ऑपरेटर 37 है, ग्रेडर ऑपरेटर 6 है, पेलोडर ऑपरेटर 2 और क्रेन ऑपरेटर 12। कुल मिला के कितनी 338 वैकेंसी कुल मिला के है। ये किस में कितनी है अभी इस पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब में क्वालिफिकेशन सेम ही चाहिए। नोट में लिखा है एचएमवी ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। कहीं पर ट्रांस लिखा मिलेगा, कहीं ट्रांसपोर्ट में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर एचएमवी होगा। इसमें अलग से बस क्रेन इसकी अलग से कोई उसकी मेंशन हो, ये जरूरत नहीं, लेकिन हेवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी वैलिड हो। किस तारीख को, कट ऑफ डेट के दिन। कैंडिडेट मस्ट वैलिड एचएमवी लाइसेंस एज ऑन क्रूशियल डेट, ये शायद क्रूशियल डेट के आगे कहीं दिखाई हुई मिलेगी। और उसके बाद आपके पास क्रूशियल डेट को आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। ध्यान रहे उस दिन आपका लर्निंग अगर लाइसेंस है क्रूशियल डेट के दिन तो वो मान्य नहीं होगा। हालांकि शुड नॉट बी लोड दो कैंडिडेट हुए जिसका अगर एचएमवी रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है, जैसे पहले वैलिड था फिर आपको रिन्यूअल के लिए आपने ओरिजिनल वापस सबमिट कर दिया, तो वो क्या होगा, अगर बैकडेट से वापस रिस्टोर होता है तो वो इसमें मान्य हो जाएगा, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। ये 3 इसमें विशेष शर्तें हैं। उसके बाद टेबल बी में क्या दिखाया है, कुल वैकेंसी कितनी कितनी है। एक बार आप ये मान के लीजिए कि ये सारे आपके लिए सब सेम है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है। ओबीसी की एक बैकलॉग वैकेंसी है, एससी की एक और एसटी की 2। बैकलॉग का मतलब कोई भी पहले की भर्ती कोई बाकी रहेगी, इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता। इनके सहित कुल 338 वैकेंसी है, उनमें से यूआर के लिए है 137। यूआर मतलब अनरिजर्व पोस्ट है, ये इसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 47 है, शेड्यूल कास्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग ये 47 है और एसटी की 67 है। टोटल वैकेंसी होगी 338। अब उसके बाद इसमें सबका ये अलग अलग नीचे दिखाया गया। हाँ, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है एक्स-सर्विसमैन के लिए। एक्स-सर्विसमैन मतलब इनमें से किसी में भी है तो अपनी कैटेगरी में जाएगा। 7 43 कुल मिला के 65 है वो एक्स-सर्विसमैन के लिए। अच्छी खासी वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए भी इसमें है। और
ये नीचे ऑब्जर्वेशन जो मोटा मोटी है, यू आर अनरिजर्व पोस्ट के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, ये सब पढ़ लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नोट बी, क्रूशियल डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन इज 31/8/2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 31 अगस्त 2023 सब जगह यही डेट मान्य होगी, आपके क्वालिफिकेशन में, आपके हैवी लाइसेंस में, और अंतिम तिथि सब चीज़ सही इसमें यही है। इसी तारीख के दिन आपके पास हैवी लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। क्रूशियल डेट हर जगह इसी में लिखा मिलेगा। और द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट सेल, हाँ दूसरी चीज़ ये है कि कैंडिडेट सेल हैव सिक्योर ए मिनिमम 50% मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन। आपके पास 10वीं में 55% अंक होना अनिवार्य है, चाहे आप उससे ऊपर ज़्यादा कितना ही क्यों ना पढ़े हो, लेकिन न्यूनतम योग्यता जो 10वीं है उसमें आपके 55% अंक जरूर होने चाहिए। रिलैक्सेशन टू अबव परसेंटेज इन रिलैक्सेशन इसमें क्या क्या दिया है इस टेबल में दिया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अनरिजर्व नहीं, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उनके लिए 55% ये कोई छूट नहीं है। ओबीसी के लिए 50% से भी अगर 10वीं है तो भी चलेगा। एससी एसटी है वो अगर 45% है तो भी चलेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर थ्रू डिस्टेंस और लर्निंग पार्ट टाइम उनको कहीं मान्य नहीं किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनली ये कहीं पर भी ये चेंज हो सकती है, भी अस्थायी है। जब मर्जी मैनेजमेंट इनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये चीज़ें लिखी है। नॉन ऑफ द वो, अच्छा पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए इसमें कोई सुटेबल पोस्ट नहीं है। ये एक्ट के तहत जो कोल इंडिया ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, इनकी वेबसाइट पर है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें कोई भी पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो विकलांग लोग हैं उसमें आवेदन नहीं कर सकते। इस टेबल के में बताया गया है कि वापस वही 7 टाइप की है ऑपरेटर की जो पोस्ट, इसमें एंट्री लेवल और ग्रेड पे क्या होगी। इसमें कैटेगरी 1 इसमें एंट्री लेवल होगी, जिस कैटेगरी 1 जो ग्रेड है उसमें भर्ती किए जाएंगे। और इनकी पे स्केल है बेसिक 1502 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन। ये प्रतिदिन के हिसाब से डेली रेटेड में आते हैं, इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से इनकी बेसिक पे बताई गई है। अब आप महीने में 26 दिन का जोड़ के मोटा मोटा इनका हिसाब रखते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा DAR का आगे बताया, ट्रेनिंग पीरियड होगा इनका 3 साल का। 3 साल आपको कैटेगरी 1 में रहना है। उसके बाद क्या होगा, ग्रेड ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या होगा, 3 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अगर वो सुटेबल पाए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप फिट पाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको HMM ऑपरेटर, आप जिस भी जैसे सोलो ऑपरेटर है तो सोलो ऑपरेटर ट्रेनिंग कैटेगरी एक्सकवेशन ट्रेनिंग कैटेगरी डी में रहेगा वो। डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग एक्सकवेशन कैटेगरी डी में 3 साल के बाद। अच्छा इनके अलावा ये 1502 के अलावा क्या क्या रहेगा, DA अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, HRA ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एक्सेट्रा, NCW 11 के हिसाब से जो नई अभी भी जस्ट रिवाइज हुई है पे स्केल उसके अनुसार है ये। कुल सैलरी कितनी होगी अभी उसके चक्कर में मत पड़िएगा, उसके बारे में जब सिलेक्शन हो जाए आगे एक नई वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद एक खास चीज समझने वाली, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इतना सरल चीज है जिसको मुश्किल से समझने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल शब्दों में अनरिजर्व पोस्ट के लिए आप सभी लोग इसमें एलिजिबल है, बशर्ते आपने किसी भी चीज में छूट नहीं ली हो, जैसे न्यूनतम योग्यता में या फिर अगर आपने उम्र में, अगर इन दोनों में से किसी चीज में छूट ली है तो फिर आपको चाहे मेरिट में टॉप पर भी क्यों ना, आपको उसी पे जाना होगा अपने कैटेगरी में ही। और अगर आपने किसी में छूट नहीं लिया, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, आप अपने अनरिजर्व पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अनरिजर्व पोस्ट भरने के बाद जो है बचे हुए उनको अपनी अपनी कैटेगरी में जाना होता है। यही सारी चीजें इसमें लिखी है। ओबीसी आपको नॉन क्रीम लेयर का होना चाहिए, EWS ESM सबके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रूशियल डेट, मतलब 31 अगस्त के दिन आपके पास वैलिड आपका लाइसेंस, आपका मेट्रिकुलेशन, और अगर आप किसी इन कैटेगरी में से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके हिसाब से ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद और क्या लिखा है, ऑल दोज कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन उनको गाइडलाइन दे शुड परचेज, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास वो सर्टिफिकेट उस दिन होना चाहिए। कंसीडर अगेंस्ट रिजर्वेशन सीक अदर कंडीशन विल बी रिजर्व अगेंस्ट कैटेगरी मस्ट बी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। हाँ जो SC और ST का, OBC का, इन सब के फॉर्मेट्स है वो इसमें दिए हुए हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी कागज पे बना के लेके आने से नहीं होगा। हालांकि जो भी आपको जिस स्टेट गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट दिया है कोशिश करें कि उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट हो तो आगे समस्या नहीं आती है।
अगर कोई ओबीसी में है लेकिन अगर वो क्रीमी लेयर में आता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ एसटी फ्रॉम कंप्यूटर, आपका कैस्ट सर्टिफिकेट में आपकी जो कास्ट क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ SC/ST विल नॉट, ये वही चीज़ बताइए कि आप दूसरे में एडजस्ट नहीं होंगे, आपको UR में रहेंगे, और अगर आपने किसी में बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको अपनी लिस्ट में जाना होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक्स सर्विसमैन के लिए। द नेचर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इज हॉरिजॉन्टल, जनरल कैटेगरी ये सब विल बी एडजस्टेड। जो जनरल कैटेगरी का जो है एक्स सर्विसमैन वो जनरल में रहेगा, ओबीसी का है तो वो ओबीसी में रहेगा, SC का है तो वो SC में, और ST का तो ST में। वो रिजर्वेशन उनको हॉरिजॉन्टल मिलता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, अगर एक्स सर्विसमैन ने पहले किसी में नौकरी ज्वाइन कर चुका है अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके, तो फिर वो इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। कैंडिडेट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी सबमिट ए कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। उनको 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है, उसके हिसाब से उनको इनकम सर्टिफिकेट भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को जमा करना होगा। एक एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर क्या रह गया, SC/ST and EWS candidate who qualify on the basis of relaxed standard by the age limit, percentage of marks in matriculation और कट ऑफ मार्क। हाँ, टेबल एक नीचे और दिया हुआ है कि पासिंग मार्क्स में भी अगर आप उसमें छूट के तहत अगर एलिजिबल हो पाते हैं तो फिर आपको उसी कैटेगरी में जाना होगा, फिर आप अनरिजर्व नहीं आ पाएंगे। उसके बाद एज लिमिट, कैंडिडेट 18 वर्ष उम्र कम से कम हो जानी चाहिए, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल, अगर आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप EWS और UR कैटेगरी से हैं तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल की आपको रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ज़्यादा पर्पज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप अपनी उम्र में से अपनी सर्विस पीरियड निकाल लें, उसके बाद जो बचता है वो आप एज और फिर उसमें 3 साल और कम कर लें, बशर्ते आपकी कुल उम्र है वो 50 से ज़्यादा ना हो। तो इसके तहत तो आप मोटा मोटी एक्स सर्विसमैन सब एलिजिबल हो जाते हैं, बस बशर्ते आपकी उम्र 50 से अधिक नहीं हो, बस इसका ध्यान रखेंगे तो हो जाएंगे। फिर डिपार्टमेंट कैंडिडेट अगर कोई कोल इंडिया लिमिटेड के कोई पहले से ही इसमें नौकरी कर रहे हैं कोल इंडिया में, चाहे किसी भी सब्सिडरी में, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उम्र उनकी चाहे कितनी भी हो आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन की ही सर्वमान्य की जाएगी। आपके चाहे अलग अलग जगह कुछ भी लिखी हो, लेकिन जो मेट्रिकुलेशन डेट ऑफ बर्थ है वही सर्वमान्य होगी। ध्यान रहे, आपको बेस्ट रहेगा आपके आधार पैन सभी में वही डेट ऑफ बर्थ हो तो सही रहेगा। एप्लीकेशन फीस अगला कॉलम, एप्लीकेशन फीस आपको अनरिजर्व पोस्ट जो है और OBC और EWS इन तीनों के लिए आपको 1000 रुपये की फीस प्लस 180 रुपये GST, कुल मिला के 1180 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करने हैं। एक्स सर्विसमैन, SC और ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये 1180 रुपये का आपको चालान आपको बैंक में ऑनलाइन जमा करना है, दूसरा कोई मोड नहीं है इसमें। एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड ओनली सिंपल रिजेक्ट, अगर कहीं पर ना अगर एप्लीकेशन फीस नहीं दी तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार अगर फीस पेमेंट कर दिया तो उसको दोबारा रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बैंक चार्जेस अगर इससे एडिशनल लगते हैं तो वो भी कैंडिडेट को ही बियर करना है। एक्शन अगेंस्ट फाउंड गिल्टी, अगर आप कोई एग्जाम के दौरान कोई मिसकंडक्ट मतलब कोई दुराचार में पाए जाते हैं, नकल करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, कहीं आपने कोई फैक्ट छुपाए हैं, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके आ गया, कुछ भी अगर इस तरह का पाया जाता है तो आपको कंप्यूटर जो टेस्ट है उससे डिबार कर दिया जाएगा, और हो सकता है आगे किसी भी कई सालों के लिए आपके ऊपर बैन लगा दे। ये NCL की अपनी मर्जी होगी। इफ इट इज डिटेक्टेड दैट कैंडिडेट हैव सबफर्निश्ड, अगर कोई आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ तथ्य छुपाए हैं, कुछ आपने जानबूझ के तथ्य नए पेश किए हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं, जैसे आप जनरल कास्ट से हैं और आप अगर कोई दूसरी कास्ट का बन के कोशिश करके इस तरह का सर्टिफिकेट फर्जी इसमें पेश करते हैं तो आपको आगे जब भी इसमें पकड़े जाएंगे तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये इसमें लिखा है। एनवासिंग मतलब कुछ झूठे चीज पेश करना, वो भी इसमें बाहर जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन क्रूशियल डेट एज इश्यूड अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले जो भी इसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें जो योग्य पाए जाएंगे उनको आपकी जो डिक्लेरेशन बेस पे ही उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक, उसके बाद कैंडिडेट अलाउड टू अपीयर ऑन द कंप्यूटर मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं एग्जाम ऑनलाइन आवेदन करते टाइम, उसी के बेस पे आपको योग्य मान के इसमें आपको आवेदन के लिए मतलब कंप्यूटर टेस्ट बेस्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो आगे नीचे टेबल में दिया है। कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्ट सिलेक्शन कंप्यूटर, अच्छा 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का टेस्ट होगा। ये खास चीज़ देखने वाली है, 100 मिनट, 100 नंबर और 90 मिनट। फिर उसके बाद सिलेबस में एनेक्स रे में दिया हुआ है, ये नीचे मिलेगा, इस पर भी गौर कर लेना होगा। फिर है टेस्ट सिटीज द मीन्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बताया हुआ कि टेस्ट सिटीज कौन कौन सी है। इसमें से आप 6 टेस्ट सिटीज को आप चूज कर सकते हैं प्रायोरिटी देके। ठीक है, उसके बाद ये लिखा होगा कि इसमें से कोई सा भी टेस्ट सेंटर डिलीट किया जा सकता है या नया जोड़ा जा सकता है। किसी का भी टेस्ट सेंटर चेंज करने का उसमें कहीं ऑप्शन नहीं रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट होता है सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क। कट ऑफ मार्क देखो ये रहेगी, कम से कम आपको इतने नंबर तो आने ही चाहिए सभी पोस्ट के लिए। टोटल 100 नंबर का होगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस को 50 नंबर 100 में से लाने ही लाने होंगे, नहीं तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। एससी एसटी ईएसएम और ओबीसी के लिए 40 नंबर, ये आपको मिनिमम, ये पासिंग मार्क्स से चाहे पोस्ट खाली क्यों न रह जाए, लेकिन ये नंबर तो कम से कम लाने ही लाने होंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर पब्लिश ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, जितना जल्दी हो सके पब्लिश किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी कैंडिडेट की कट ऑफ मार्क के अकॉर्डिंगली, और विल बी पब्लिश्ड इन द ऑर्डर टू मार्क सिक्योर्ड, आगे की चीज़ है। फिर उसके बाद जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिमेन फील्ड द कैंडिडेट हैव टू अपीयर अलोंग विद द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज पर, जितना आप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इसमें सब एक लिस्ट बताई जाएगी, या जो इसमें अभी मांगे जा रहे हैं उन सबको लेके जब भी एनसीएल में बुलाया जाए, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो वो उसको लेके रिपोर्ट करना होगा, और इसमें अगर आप फेल होते हैं तो वो गलती भी आपकी है। अगर ये बहुत खास चीज़ है, फॉर ऑल एचएमएम पोजीशंस इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क, अगर किसी भी मेरिट में अगर 2 बच्चों के समान मार्क्स आते हैं, बिल्कुल बराबर नंबर आ गए, तो फिर उनमें से ऊपर किसको रखा जाएगा। उसमें सबसे पहले तो जो मतलब मान लेते हैं कि 2 के बराबर हैं, तो फिर उन दोनों में ऊपर रहेगा जिसके परसेंटेज ऑफ सिक्योर्ड इन मेट्रिकुलेशन। अगर इस एग्जाम में दोनों नंबर बराबर है तो फिर उन दोनों में जिसके 10वीं के नंबर ज़्यादा है वो सीनियर रहेगा, सो ऊपर रहेगा। अगर वो भी दोनों के सेम है फिर डेट ऑफ बर्थ जो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको सीनियर माना जाएगा, मतलब वो डेट मेरिट में ऊपर रहेगा। अगर वो भी दोनों डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर उनका नाम जो अंग्रेजी में नाम लिखकर जो अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर रहेगा, उसमें जो जिसका नाम पहले आ जाता है वो मेरिट में ऊपर रहेगा। ये बहुत समझने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा शिकायतें इसी पर अब डाउट रहता है कि यार इसमें जब 2 के बराबर आ गया, 1 का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। तो इसको जोर समझने की जरूरत है। फाइनल मेरिट में भी वन ऑफ द बेस्ट मार्क होता है। कंप्यूटर टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उन्हीं के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये टाई रिजॉल्व करने का तरीका है। तो डिफरेंट पोस्ट विल बी फिल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में पोस्ट भरी जाएगी मेरिट के हिसाब से। सबसे पहले सोयल ऑपरेटर की भरी जाएगी, फिर डंपर की, फिर सरफेस माइनर, फिर डोजर ऑपरेटर, फिर ग्रेडर ऑपरेटर, फिर पेलोड ऑपरेटर, और फाइनली क्रेन ऑपरेटर। ये भी पता की चीज़ है। प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू, अगर हाँ जब जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल, उनको ऑफर लेटर प्रोविजनली ऑफर किए जाएंगे। मेडिकल सेक्टर तो अभी नहीं लिखा है इसमें। प्रोविजनली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इश्यूड ऑन द सक्सेसफुल कैंडिडेट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द अकॉर्डेंस विद देयर रिलेवेंट मेरिट पोजीशन। जिस मेरिट में होंगे उसी के हिसाब से उनको ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद उनको इफ द फाउंड ड्यूरिंग द स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ट्रेनिंग कैंडिडेट नोट एलिजिबल क्राइटेरिया, कहीं पर भी अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते तो आपको किसी भी जगह से आपको बीच में से इसको बाहर किया जा सकता है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस खास क्या क्या देख लो, बढ़ने से पहले देख लेना कि आप उसमें पूरा एलिजिबल हैं। खुद डिटेल एकदम चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कास्ट, मिनिमम परसेंटेज, हेवी लाइसेंस, सब। अगर आपने भर दिया कुछ भी और आपने टेस्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें एलिजिबल हो ही जाएंगे जब तक आप इसमें सारे सब कुछ फिट नहीं पाए जाते हैं। मेरे लिए इसमें एडमिट कार्ड, अगर आपने केवल एडमिट कार्ड जारी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बिल्कुल योग्य हो गए हैं। ये सब आपकी डिक्लेरेशन के बेसिस पे दिया जा रहा है। नो रिलैक्सेशन टेबल है। फिर उसके बाद और है, हाँ एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर आपका वही
आपको ग्रेड दी हुई है CGPA या OGPA या DGPA, तो उसमें आपको एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर कंसर्न स्कूल्स हैं, ये सर्टिफिकेट आपके साथ में रखना होगा। वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना होगा कि किस बेस पे इन्होंने परसेंटेज निकाले हैं। क्रूशियल डेट के हिसाब से आपकी एज और सब देखा जाएगा। कैटेगरी ये बता भी दिया है। अगर आपने एक बार जो कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म में भर दी उसको दोबारा चेंज करने का मौका कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहीं ये जो ना बाहर कंप्यूटर सेंटर वाले उनके भरोसे मत रहना। अगर उसने कुछ गलती से भी खराब भर दिया, गलत भर दिया, तो फिर भुगतना आपको है। इसलिए पास में बैठ कर गौर करके अपनी कास्ट कैटेगरी जरूर ठीक कर लें। एक्स सर्विसमैन के लिए एक और खास इंस्ट्रक्शन है कि दे मस्ट प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। आपको अपना स्टेटस प्रूव करना है कि आप एक सर्विसमैन हैं। उसके लिए आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके रेजिमेंट सेंटर से आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट मिलता है, वो हो सकता है। ऑल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एज पर द फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। जितना आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आपके जहाँ से इशू हुआ वहाँ से उसको वेरीफाई भी करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक एटलीस्ट अगले 1 साल तक वैलिड रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और एडमिट कार्ड और ये सब वेबसाइट पर रहेगा, कोई डाक से भेजने वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये सब भी आपकी जवाबदारी है। टाइम पे अप्लाई कर देना, लास्ट टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, वेबसाइट हैंग हो जाती है, इनसे बचने के लिए टाइम पे अप्लाई कर दें। अगर आप कोई कैंडिडेट टाइम पे भर नहीं पाए तो एनसीएल की जवाबदारी नहीं होगी। रेस्पॉन्स क्यूरी मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ एनसीएल आफ्टर द प्रोजेक्ट, अगर हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के 2 दिन बाद ये एक वो होगा, कोई अगर ऑब्जेक्शन हो आपको तो वो उसमें इनवाइट किए जाएंगे और आप उसमें केवल 4 दिनों के लिए खुला रहेगा। आप उसमें अपना जो कोई शिकायतें हैं वो उसमें डाल सकते हैं कि पेपर में ये खराबी थी, ये सवाल ठीक नहीं था, इसका उत्तर ये होना चाहिए था, भला भला। डेट और वेन्यू मैनेजमेंट सब चेंज कर सकता है। एलिजिबिलिटी अकाउंट ऑफ सर्विस अमाउंट, सैलरी, पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर पहले से ही कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो उनकी ये सारी चीज़ें जो है, बॉन्ड, सैलरी, लीव, पेंशन, इनकी सेटल करने की जिम्मेदारी एनसीएल की नहीं होगी। अगर पहले से कोई कहीं दूसरी इसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कहीं पर भी कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्टलिस्ट अगर होता है तो। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी भी माइन में उनको पोस्टिंग की जा सकती है, एनसीएल में भी और किसी दूसरी कंपनी में भी। अगर मेडिकल फिट होंगे तो ही आप कंपनी ज्वाइन कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका उसी के बेस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसमें सिलेक्ट फिट होना जरूरी है। और उसके बावजूद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक फिट नहीं हो जाएगा तब तक आप मान के चलिए टेम्परेरी रहेंगे। वो फिट होने के शर्त पर ही आपको नियुक्ति दी जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, ये चरित्र प्रमाण पत्र, जितने सारे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, अगर इनमें से कुछ भी अगर सही होकर नहीं पाया जाता तो आपको इसकी जिम्मेदारी भी आपकी भी होगी। और एनसीएल का निर्णय फाइनल होगा। द डेट ऑफ इसका एग्जाम की डेट है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में किया जाता है तो उनको सभी को अंकों को एक नॉर्मलाइज करने का एक फॉर्मूला होता है, उसके अभी चक्कर में ना पड़े। ये बहुत अच्छा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो इसको हमको समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर से अपने आप होके आ जाएगा, किसी का कोई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। SC/ST कैंडिडेट जो है उनको एग्जाम के दिन 2nd क्लास नॉन AC आने जाने का किराया मिलेगा। उनको अपना एक TA क्लेम फॉर्म जो इसमें साथ है लगा हुआ है उसको भर के देना होगा एग्जाम सेंटर पर ही, रूम इन्विजिलेटर को। साथ में टिकट लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर टिकट दोनों साइड की है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक साइड की है उसी के बेस पर भी आपको क्लेम कर सकते हैं। और बशर्ते आपको सबसे शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा आपके परमानेंट एड्रेस से एग्जाम सेंटर तक का। आप अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, भोपाल के, और आप केरला से क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगा। और TAD विल बी नो, अच्छा ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई TA और DA कुछ नहीं मिलेगा, बस केवल एग्जाम के टाइम मिलेगा। कैंडिडेट विल अपीयर टू कंप्यूटर एग्जाम सेंटर ही रिस्क, ये आपकी खुद की जवाबदारी होगी। कोई अगर इसमें कुछ भी अगर कोई नफा नुकसान होता है, आपको चोट वोट लगती है तो एनसीएल की जवाबदारी नहीं होगी। एनसीएल अपना कुछ भी कहीं पर भी चेंज कर सकता है, मॉडिफाई, अल्टर, रेस्ट्रिक्ट, कैंसल और रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनी मर्जी से भी किसी को बिना सूचना किए।
ये अपना एक उनके पास राइट्स है। ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन आपके एनसीएल वेबसाइट के थ्रू की जाएगी। न्यायिक जो प्राधिकार है वो आपका जबलपुर में माना जाएगा, दूसरी जगह कहीं नहीं। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युइटी, हाँ ये देखो ये लाइन लिखी है, अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो उसमें अंग्रेजी का वर्जन है उसको सही माना जाएगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर एक लिंक दिया हुआ है, कैरियर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, उसी में आपको अप्लाई ऑनलाइन का मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ठीक से पढ़ के फिर अप्लाई करना है। और SC/ST एक्स सर्विसमैन को ये फीस देनी, उनको अलावा बाकी सबको फीस देनी है। स्कैन कॉपी आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रखनी है आवेदन करने से पहले, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 सप्ताह से पहले की नहीं होनी चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में। और आपका सिग्नेचर जो है उसको JPG या JPEG फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी हो किन किन डॉक्यूमेंट की, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की, लाइसेंस की, और SC/ST या OBC सर्टिफिकेट की या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट की, EWS का तो उसके सर्टिफिकेट की। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आती है तो सबसे लास्ट जो है उसको माना जाएगा। और ऑनलाइन विल बी ट्रीटेड इनकम्प्लीट, अगर कोई अटैच नहीं करते हैं तो इनकम्प्लीट फॉर्म माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे स्पेशल नोट क्या लिखा है, ए कैंडिडेट नाइदर नीड टू पोस्ट, हाँ ये जो आप इसको जितने डॉक्यूमेंट होंगे इसको आप अपने पास कॉपी जरूर रख लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा सबमिट होने के बाद, लेकिन उसकी कॉपी कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, बाई पोस्ट बाई डाक या किसी के बाई हैंड, ये सब केवल अपने पास रखना है, कहीं इसको भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी कहीं पर भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, 9 अगस्त से सुबह 10 बजे से। क्लोजिंग डेट रहेगी 31 अगस्त 2023 को रात 11:59 तक। फिर उसके बाद टेंटेटिव डेट है वो बाद में बताई जाएगी, एग्जाम की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी और एडमिट कार्ड की भी और रिजल्ट डिक्लेरेशन की। एनसीएल का डिसीजन सबसे मान्य होगा फाइनल। डिक्लेरेशन की एनसीएल कहीं कोचिंग संस्था, कहीं अपनी आधिकारिक कोचिंग संस्था कहीं पर भी नहीं है, कोई इनके जो ठेकेदारों के चक्कर में ना पड़े, कोई एजेंसी या कोई जो लुटेरे या एजेंट इनके चक्कर में नहीं आए। अगर कहीं पाया जाता तो इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। फिर उसके बाद क्या है, सिलेबस, इस सिलेबस को आप अकेले देखना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, 100 नंबर का है। और सिलेबस पर एक सही रहेगा, अलग से कभी बताया जाएगा। ये है SC का फॉर्मेट, SC और ST का, ध्यान रहे इसमें आपका टिक जरूर होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब में, बनाने वाले इस पर जल्दी से गौर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये OBC का सर्टिफिकेट, ये OBC के लिए एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन है। और ये EWS का सर्टिफिकेट, ये एक्स सर्विसमैन को डिक्लेरेशन देनी होगी, ये TA क्लेम फॉर्म, इतनी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन का और वेबसाइट का लिंक है इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया, कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।